Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, we shall discuss the operation of single-phase half-bridge inverter with square wave modulation technique. ये हमारे पास हाफ ब्रिज इन्वर्टर स्कीमेटिक डायग्राम है. इसमें दो इक्वल एंड लार्ज वैल्यूड कैपेसिटर्स हैं C1 and C2. These capacitors are across the DC voltage source EDC. The voltage across each capacitor is half EDC. The half of this input voltage. ये जो दो कैपेसिटर हैं ये एक्ट करते हैं एज ए DC blocking capacitors in bridge converter topologies or bridge inverter topologies. इन कैपेसिटर्स का अगर इनकी वैल्यूज़ इक्वल हों और लार्ज वैल्यूड कैपेसिटर्स हों तो अगर यहाँ पे RL लोड की बजाय ट्रांसफार्मर यूज़ अगर हम करते हैं आइसोलेटेड इन्वर्टर टोपोलॉजीज़ में तो ये जो दो कैपेसिटर्स हैं ये कोर सैचुरेशन को प्रिवेंट करने के लिए भी यूज़ होते हैं. तो इसलिए इन दो कैपेसिटर्स की वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए. अगर इन दो कैपेसिटर्स की वैल्यू इक्वल होंगी तो इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो भी इक्वल होगा. और लार्ज वैल्यूड कैपेसिटर यूज़ करेंगे तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो EDC/2 होगा और इसके अक्रॉस पोटेंशियल भी EDC होगा. मसलन ये जो PO पॉइंट है इसके अक्रॉस पोटेंशियल होगा EDC/2 और ON पॉइंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा ये भी EDC/2 होगा. इसमें दो गेट कम्यूटेटेड डिवाइसेस यूज़ हुई हैं S1 एंड S2. गेट कम्यूटेटेड डिवाइसेस या जो फुली कंट्रोल्ड डिवाइसेस हमने पढ़ी हैं MOSFETs, IGBTs, GTOs वगैरह इसमें यूज़ होती हैं. और ये इन डिवाइसेस के एंटी पैरेलल डायोड जिनको एनर्जी रिकवरी डायोड्स भी कहते हैं S1 के अक्रॉस D1 है और S2 के अक्रॉस D2 डायोड है. और इस टोपोलॉजी में जो लोड यूज़ हुआ है वो हमारे पास RL लोड है. हम हाफ ब्रिज इन्वर्टर का ऑपरेशन जो है विद R लोड एंड RL लोड डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में. फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम स्टडी करेंगे कि अगर यहाँ पर लोड जो है RL लोड हो, इंडक्टिव रेजिस्टिव लोड हो तो जो इन्वर्टर का ऑपरेशन है वो किस तरह से होगा. इन जो ब्रिज इन्वर्टर टोपोलॉजीज़ हैं इनमें जो डिवाइसेस होती हैं S1 एंड S2 ये जो दो डिवाइसेस हैं एक ही फेज़ लेग में हैं तो ये अल्टरनेटिवली ऑन ऑफ होती हैं. ये कभी भी साइमल्टेनियसली ऑन नहीं हो सकती हैं. ऑफ हो सकती हैं साइमल्टेनियसली लेकिन साइमल्टेनियसली ऑन नहीं हो सकती. अगर साइमल्टेनियसली ऑन होगी तो एक शूट थ्रू फिनोमेना होगा या DC जो सोर्स है हमारा ये शॉर्ट हो जाएगा. इसलिए हम S1 और S2 जो हैं इनको हम अल्टरनेटिवली ऑन ऑफ करते हैं. और ये जो दो डिवाइसेस हैं ये बाई डायरेक्शनल ऐसी डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं जो बाई डायरेक्शनल करंट हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़ वाली हों सच एज MOSFETs, IGBTs एंड BJTs. ये बाई डायरेक्शनल करंट इनमें फ़्लो कर सकता है. इस हाफ ब्रिज इन्वर्टर के ऑपरेशन को हम 4 डिफरेंट मोड्स में एक्सप्लेन करेंगे. मोड 1 जो टाइम इंटरवल है हमारे पास T1 to T2. इस टाइम इंटरवल में हम इसका ऑपरेशन देखेंगे. इस टाइम इंटरवल में स्विच S1 जो है वो ऑन है और स्विच S1 जब ऑन होगा तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट सर्किट इसका बनेगा जो हाईलाइटेड सर्किट है हमारे पास वो नज़र आ रहा है और इसमें करंट फ्लो की डायरेक्शन जो है वो ये वाली होगी. तो इस लोड के अक्रॉस जो हमारे पास पोटेंशियल होगा वो EDC/2 होगा. इसकी पोलैरिटी यहाँ पे देख लें, यहाँ पे प्लस है ये माइनस है और दिस पॉइंट P is connected with O and then A and then O point और ये इसके अक्रॉस पोटेंशियल है. और इस स्विच के अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल देखते हैं लोड के अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल देखते हैं तो वो EDC/2 है. और ड्यू टू इंडक्टिव नेचर ऑफ लोड जो लोड करंट है वो इंक्रीज़ होगा
और this will be increasing in nature and it will reach at the peak point at time interval t2 और t2 पे पहुंच के जब इस इंटरवल पे t2 पे जाके s1 जो है वो ऑफ हो जाएगा और इस इंटरवल में द एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द लोड और इसके क्रॉस जो है वो पोटेंशियल ये होगा और करंट फ्लो की डायरेक्शन जो है वो ये होगी और करंट विल बी इंक्रीजिंग इन नेचर। सो ये यहाँ पे टाइमिंग डायग्राम में इसको हाईलाइट किया हुआ है कि इसके क्रॉस पोटेंशियल क्या है, उसकी पोलैरिटी क्या है, इस पोलैरिटी को भी हम देखेंगे और करंट फ्लो की डायरेक्शन और करंट की नेचर क्या है। द करंट विल बी इंक्रीजिंग इन नेचर बिकॉज द इंडक्टर विल स्टोर द एनर्जी in this interval. In mode 2 which is from T2 to T3 during this interval we see that इस इंटरवल में S2 तो पहले ही ऑफ था, S1 भी ऑफ हो गया और दोनों स्विचेस ऑफ हैं जिसको हम डेड टाइम भी कहते हैं इन ब्रिज एंड कन्वर्टर टोपोलॉजीज में। तो इसमें दोनों स्विचेस ऑफ हैं तो इस वक्त क्या होगा कि जो इस इंडक्टर की जो स्टोर्ड एनर्जी थी वो स्टोर्ड एनर्जी जो है दैट विल बी फेड बैक टू द लोड और इसमें जो है इसकी पोलैरिटी जो है इंडक्टर के जो पोलैरिटी है वो चेंज हो गई है। यहाँ पे पहले प्लस था, ये माइनस था और तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे अब प्लस है, ये माइनस है। तो विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मोड अगर हम देखते हैं तो इसकी पोलैरिटी चेंज हो गई है तो इसलिए इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी EDC बाई माइनस EDC बाई 2 और जो करंट फ्लो की डायरेक्शन है ये होगी द करंट विल बी डिक्रीजिंग इन नेचर बिकॉज द स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द इंडक्टर इज फेड बैक टू द लोड थ्रू द एनर्जी रिकवरी डायोड D2। तो D2 जो है वो क्यों कंडक्ट करेगा, D1 क्यों नहीं कंडक्ट करेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो पोलैरिटी है ये माइनस है और डायोड तब कंडक्ट करता है जब उसका कैथोड जो होता है इज एट नेगेटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द एनोड। तो यहाँ पे अगर हम ये वाला डायोड D1 देखते हैं तो यहाँ पे इसका एनोड है तो D1 विल नॉट कंडक्ट ऑन दिस, D2 विल कंडक्ट बिकॉज ऑफ द स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द इंडक्टर। तो इस इंटरवल में हम देखेंगे द करंट विल बी डिक्रीजिंग इन नेचर, जो इंडक्टर करंट है दैट विल बी डिक्रीजिंग इन नेचर और इस पॉइंट पे जो हमारे पास पोटेंशियल है दिस विल बी माइनस EDC बाई 2, ये जो रेड में हाईलाइटेड है ड्यूरिंग दिस मोड 2 ऑफ ऑपरेशन। तो ये है और इसमें ये है कि दिस एनर्जी विल बी फेड बैक टू द लोड और इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो ये भी है और ये अगर हम इस सर्किट में देखते हैं तो यहाँ पर भी हाईलाइटेड है। ड्यूरिंग मोड 3 ऑफ ऑपरेशन which is between time T3 and T4। अब T3 and T4 में यह है कि उसके बाद S1 तो ऑफ ही है, S2 को ऑन कर दिया है। जब S2 ऑन होगा तो S2 की वजह से जो करंट फ्लो की डायरेक्शन है वो ये होगी और जो इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो ये होगा प्लस माइनस और इसकी जो पोलैरिटी होगी पोटेंशियल जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है दिस विल बी माइनस EDC बाई 2 विद रेफरेंस टू द मोड 1। अगर हम देखते हैं तो मोड 1 में हमारे पास यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था, तो उस वक्त हमने जो वोल्टेज मेजर की थी दैट वाज प्लस EDC बाई 2। तो जो यहाँ पे प्लस है माइनस है तो यहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल आएगा दैट विल बी माइनस EDC बाई 2। तो इसके स्विच S2 के ऑन होने की वजह से नाउ द करंट इज अगेन इंक्रीजिंग इन नेचर बट द पोलैरिटी इज चेंज्ड। सो दिस करंट जो है वो द करंट थ्रू द लोड और द आउटपुट करंट जो है दैट विल इंक्रीजिंग इन नेचर बट in opposite direction। यहाँ पर भी इंक्रीजिंग इन नेचर था बट द डायरेक्शन वाज पॉजिटिव, नाउ हियर द डायरेक्शन इज नेगेटिव। तो डायरेक्शन जो है उसकी नेगेटिव है और इस जो यहाँ पे जो सोर्स है हमारे पास DC सोर्स है इसकी वजह से जो है ना वो करंट फ्लो करेगा। तो बेसिकली ये वाला जो कैपेसिटर है जो इसने एनर्जी EDC बाई 2 में था ये डिस्चार्ज होगा, इसकी वजह से एनर्जी जो है करंट जो है वो
एनर्जी जो है वो लोड को मिलेगी, द इंडक्टर विल स्टोर द एनर्जी एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी दिस, और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल है दैट विल बी माइनस EDC/2। तो हमारे पास जो हम देखते हैं कि फर्स्ट इंटरवल में हमारे पास था प्लस EDC/2, फिर उसके बाद सेकंड मोड में which was from T2 to T3 that was minus EDC/2, then again in this interval this will be minus EDC/2। तो ये हमारे पास आ गया, और ये जो है वो करंट हाईलाइटेड है, और इस T4 पे जाके ये अपनी पीक वैल्यू पे पहुंचेगा करंट विच विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन, माइनस पे होगा, ठीक है ना। ये मोड 4 ऑफ ऑपरेशन है हाफ ब्रिज इन्वर्टर का। इसमें हमारे पास ये है कि दोनों स्विचेस ऑफ हैं। S1 पहले ही ऑफ था, S2 इस मोड में ऑफ हो गया, मोड 3 में S2 वाज ऑन, तो दोनों स्विचेस ऑफ हैं। तो इसमें ये है कि जब ये स्विच ऑफ होगा तो उस वक्त द इंडक्टर विल बिकम द सोर्स, इंडक्टर की पोलैरिटी जो है वो चेंज हो जाएगी क्रॉस। अब देखिए कि पहले यहाँ पे माइनस था, प्लस था, तो अब इसमें ये है कि प्लस माइनस हो गया। तो इसमें ये है कि जो चूँकि यहाँ पे प्लस है, पॉजिटिव है, द एनोड ऑफ दिस डायोड इज पॉजिटिव, तो ये वाला डायोड कंडक्ट करेगा, तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी प्लस EDC/2, वही पोटेंशियल जो मोड 1 में था। तो ये वाला जो मोड है अगेन फ्रॉम 0 to T1, इस टाइम इंटरवल में जो है अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे है द लोड करंट इज डिक्रीजिंग इन नेचर, लेकिन ये कि द पोलैरिटी विल बी अपोजिट। तो ये है हमारे पास लोड करंट यहाँ पे हाईलाइटेड है, लोड करंट ये होगा, और इसके क्रॉस जो हमारे पास पोटेंशियल है ये होगा, और इस मोड में ये होगा कि stored energy of the load will be fed back to the source and this is the source। जिसने जो है ना वो मोड 1 में एनर्जी प्रोवाइड की थी, अब यही एनर्जी जो है इसकी स्टोर्ड एनर्जी जो है दैट इज फेड बैक टू दिस सोर्स, और इस टाइम पे ये कैपेसिटर जो है वो चार्ज होगा, और इस मोड में हमारे पास जो पोटेंशियल है ये होगा, और ये वाली वेव फॉर्म हमारे पास बनेगी। अब अगर हम देखते हैं वोल्टेज एंड करंट वेव फॉर्म्स विद RL लोड, अगर हम सारे मोड्स को देखते हैं, दिस इज मोड 1 of operation, this is mode 1 from T1 to T2, this and from T2 to T3 was mode 2, from T3 to T4 was our mode 3, and then again from 0 to T1 is mode 1, क्योंकि ये complete एक टाइम पीरियड जो है वो होगा, और इसमें 4 मोड्स ऑफ ऑपरेशन है। अब देखिए कि मोड 1 में हमारे पास क्या था, स्विच S1 का करंट जो है वो इंक्रीज, स्विच S1 जो है वो ऑन था हमारे पास मोड 1 में, और इससे करंट जो है वो फ्लो कर रहा था। और मोड 2 में क्या था, मोड 2 में हमारे पास ये था, करंट जो है ना वो हमारे पास नहीं था, सिर्फ हमारे पास मोड 2 में डायोड D2 जो है वो ऑन हो रहा था, और उसकी वजह से एनर्जी जो है वो दैट वाज फेड बैक टू द source and that current was decreasing in nature. Again in mode 3 S2 was on and the current was increasing in nature. The energy was stored in the load, और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास मोड 4 था, मोड 4 में अगेन जो है वो ये था कि एनर्जी वाज फेड बैक टू द सोर्स। अब इस वन टाइम पीरियड के बाद अगेन यही चीज़ें जो हैं वो रिपीट होती हैं, कि ये जिस तरह से था हमारे पास मोड 4 में था, यही चीज़ आएगी, फिर आगे यही चीज़ें जो है ना यही साइकिल रिपीट होगा। तो RMS वैल्यू ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट विल बी इक्वल टू 0.45 EDC, और इस इन्वर्टर में जो हम पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूज़ करेंगे उनकी ब्लॉकिंग वोल्टेज कैपेबिलिटी जो है दैट शुड बी इक्वल टू EDC।
जो हमारे पास सोर्स हम यूज़ करते हैं डीसी सोर्स है, उसके इक्विवेलेंट उतनी वोल्टेज ब्लॉक करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, और उनकी करंट हैंडलिंग कैपेबिलिटी जो है दैट शुड बी इक्वल टू द पीक ऑफ द आउटपुट करंट। जितना ये करंट के मैग्नीट्यूड होगा, इतनी करंट हैंडलिंग कैपेबिलिटी उन डिवाइसेस की होनी चाहिए। तो इन वेवफॉर्म्स को आपने प्रैक्टिस करनी है और इनको मेमोराइज करना है। फिर हम इसका हाफ रेंज इन्वर्टर का ऑपरेशन देखते हैं विद आर लोड। अगर हमारे पास रेजिस्टिव लोड, प्योर रेजिस्टिव लोड होगा, तो उस वक्त क्या सिचुएशन होगी। अगेन वही है कि लार्ज वैल्यूज एंड लार्ज एंड इक्वल वैल्यूड कैपेसिटर्स हैं C1 एंड C2 हाफ रेंज इन्वर्टर टोपोलॉजी में। स्विचेस S1 एंड S2 हैं, और दीज आर द एनर्जी रिकवरी डायोड्स आर द बॉडी डायोड्स। और रेजिस्टिव लोड में हम देखेंगे कि ये वाले डायोड जो हैं वो एक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि ये उस वक्त एक्टिव होते हैं जब यहाँ पे एनर्जी लोड के क्रॉस जो है ना वो कोई एनर्जी स्टोर होती है। लोड अगर एनर्जी स्टोर करता है तो वो उस टाइम इंटरवल में जब ये स्विचेस ऑफ होते हैं, दोनों S1 एंड S2 जब ऑफ होते हैं, तो उस वक्त वो एनर्जी जो है वो सोर्स को ट्रांसफ़र करता है लोड। लेकिन जब ये रेजिस्टिव लोड होगा तो रेजिस्टिव लोड जो है वो एनर्जी स्टोर नहीं करता, इसलिए ये वाले डायोड जो हैं इसमें एक्टिव नहीं होंगे। इसका ऑपरेशन देखते हैं मोड 1। अगर हम देखते हैं फ्रॉम 0 टू T/2 हाफ टाइम पीरियड में, अगर हम देखते हैं तो हाफ टाइम पीरियड में क्या होगा कि एक स्विच ऑन होगा, S1 ऑन होगा, इसकी वजह से करंट इस तरह से फ्लो करेगा और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी प्लस ADC/2। तो ये हमारे पास ADC/2, क्योंकि जो ये मिड पॉइंट होता है, इस मिड पॉइंट की वजह से, O की वजह से इसके क्रॉस पोटेंशियल जो है वो ADC/2 होता है। तो ये इसमें मोड 1 के लिए ये हाईलाइटेड है कि इसके क्रॉस पोटेंशियल है ADC/2, और जो करंट है वो भी वही होगा, फॉलो करेगा वोल्टेज को इन केस ऑफ रेजिस्टिव लोड। तो S1 कंडक्ट करता है और करंट जो है वो ADC/2R हो जाएगा, क्योंकि इसमें रेजिस्टिव लोड में जो करंट होता है दैट इज़ इक्वल टू वोल्टेज बाई रेजिस्टर। और स्विच ये वाला S2 ऑफ होगा, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, और हमारे पास जो आउटपुट लोड करंट होगा वो विल बी बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू स्विच S1। इससे जो करंट फ्लो करेगा वही हमारा आई आउट होगा। तो लोड वोल्टेज एंड लोड करंट हैव द सेम पोलैरिटी इन केस ऑफ रेजिस्टिव लोड। इसमें यह है कि मोड 2 में विच इज़ फ्रॉम T/2 टू T। नेक्स्ट जो हमारे पास हाफ जो टाइम पीरियड है, इसमें हमारे पास स्विच S2 ऑन होगा। स्विच S2 की वजह से जो इसकी पोलैरिटी होगी वो माइनस ADC/2 होगी, क्योंकि हमारे पास हमने देखा था कि मोड 1 में यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था, उसकी वजह से पोटेंशियल जो था वो प्लस ADC/2 था, और विद रेफरेंस टू मोड 1 इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है दैट इज़ माइनस ADC/2। तो इसमें ये होगा कि S2 विल कंडक्ट। जब S2 कंडक्ट करेगा तो उसके जो हमारे पास पोटेंशियल होगा वो ये होगा, और चूँकि IS1 जो है वो 0 होगा, ये यहाँ से कंडक्ट नहीं कर रहा, और ये जो है ना सिर्फ S2 कंडक्ट कर रहा है, और हमारे पास लोड करंट की पोलैरिटी जो है वो चेंज होगी, क्योंकि हमारे पास हमने देखा था कि मोड 1 में द करंट वाज फ्लोइंग इन दिस वे, ये थी जो पॉइंटर की मूवमेंट है इस डायरेक्शन में था, और मोड 2 में जो है वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन है, तो उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई है। और लेकिन ये है कि रेजिस्टिव लोड में हमारे पास ये होगा कि लोड वोल्टेज और लोड करंट की पोलैरिटी जो है वो सेम होती है, और ये साइकिल जो है ये इसी तरह से रिपीट होगा। अगेन ये है कि T के बाद दोबारा फिर S1 ऑन होगा, और फिर S2 जो है ना वो ऑफ होगा। तो स्केयर वेव आउटपुट में हमारे पास ये आउटपुट इसकी आएगी। ये हाफ रेंज इन्वर्टर की वोल्टेज और करंट वेवफॉर्म्स हैं विद रेजिस्टिव लोड। इसमें हम देख सकते हैं कि वोल्टेज और करंट जो हैं वो इन फेज़ हैं, और वोल्टेज वेवफॉर्म जो हैं वो उसी तरह से हैं जिस तरह से हमारे पास
विद इंडक्टिव लोड थी। तो RMS वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज हमारे पास इस इक्वेशन से आती है, एंड दैट इज इक्वल टू VS/2। और जो पावर स्विचेस हाफ ब्रिज इन्वर्टर में यूज़ होते हैं उनकी ब्लॉकिंग वोल्टेज कैपेबिलिटी जो है दैट शुड बी इक्वल टू EDC, और उनकी करंट हैंडलिंग कैपेबिलिटी जो है दैट शुड बी इक्वल टू द पीक ऑफ द आउटपुट करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड। यहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज आती है और करंट आती है इन केस ऑफ RL लोड एंड R लोड। तो RL लोड में हमारे पास जो आउटपुट करंट की शेप आती है वो इस तरह से आती है, दिस ट्रायंगुलर शेप। और R लोड के केस में, रेजिस्टिव लोड के केस में हमारे पास जो आउटपुट करंट आता है उसकी शेप जो है वो इस तरह से आती है, दिस इज़ अ लोड करंट। तो ये जो है दोनों में डिफरेंस है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन केस ऑफ वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर्स, ये दोनों जो हैं वो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर हैं, दिस इज़ विद RL लोड एंड दिस इज़ विद R लोड। तो इन केस ऑफ वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर जो आउटपुट वोल्टेज है उसकी शेप जो है इट रिमेन सेम and it doesn't depend on the load. So the output voltage will be same irrespective of the load, whether it is RL load or R load or RLC load. But the current will change, the shape of current will change. So in case of RL load, the current will be in triangular in nature. So in case of R load, the current will be square wave in nature, and it will follow the, and it will be its polarity will be same as the output as the polarity of output voltage. तो ये दोनों का कंपैरिजन है। इसमें हम देख सकते हैं कि करंट्स किस तरह से फ्लो होंगे। और इस इन केस ऑफ RL लोड जो है वो हमारे पास जो एनर्जी रिकवरी डायोड्स हैं वो एक्टिव होंगे डेड टाइम इंटरवल में, और इसमें जो है वो उनका कोई काम नहीं होगा क्योंकि रेजिस्टर डजंट स्टोर एनी एनर्जी। इसकी एप्लीकेशन जो है हाफ ब्रिज इन्वर्टर की अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाईज में, रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर में, पोर्टेबल कंज्यूमर डिवाइसेस हैं, जिस तरह से बैटरीज से हम अगर कोई चीज़ ऑपरेट करते हैं, जो AC पावर वाली कोई चीज़ें अगर हम ऑपरेट करते हैं, लाइट्स हैं, टेलीविजन है, किचन्स हैं, तो उनमें जो है हम इन्वर्टर्स यूज़ करते हैं। इसी तरह से पावर जनरेशन सिस्टम है, वी आर जनरेटिंग द पावर फ्राम सोलर। तो सोलर जनरेट्स DC पावर एंड फ्राम जो हमारे अप्लायंसेज हैं, अगर AC अप्लायंसेज हैं तो उनकी कन्वर्जन के लिए हम जो है वो जो DC to AC इन्वर्टर्स हम यूज़ करते हैं। थैंक यू वेरी मच।